नमस्कार, मैं सुनीली आप सभी का प्लैनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। राहु केतु जी, राहु केतु 30 अक्टूबर को यानी इस महीने यह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु जो कि मेष राशि में है वह मीन राशि में जाने वाला है और केतु जो कि तुला राशि में अभी फ़िलहाल है वह कन्या राशि में जाने वाला है और अगले 18 महीनों तक यह इसी राशि में विराजमान रहेगा। मैंने इस बारे में अंग्रेजी वीडियो भी बनाई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिनको भी यह वीडियो इंग्लिश में देखना है वह यह वीडियो इंग्लिश में देख सकते हैं। आज हम लोग सिर्फ राहु जो कि मीन राशि में विराजमान होकर गोचर करने वाला है, सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। और जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगी वह सिर्फ केतु के बारे में बनाऊंगी, ताकि क्या होता है कि समझने में आसानी रहती है और क्या मैं कन्वे करना चाहती हूँ और आप क्या समझ रहे हैं उसमें आसानी होती है। प्रेडिक्शन से ज़्यादा अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट है तो आपको समझ में आना भी बेहद ज़रूरी है कि यह ट्रांजिट जो गोचर है वह कैसे फल प्रदान करते हैं। गोचर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है पंचांग का। हमारे जन्म समय से लेकर के अंत तक का यह बहुत मेजर हिस्सा है, क्योंकि गोचर अनुसार ही हमारा जन्म हुआ है और गोचर अनुसार ही हमारे जीवन का काल चक्र चलता रहता है और गोचर के अनुसार ही हमारे जीवन में तब्दीलियां आती रहती है। और उसी के साथ हमारे जो जन्म के ग्रह है, जो हम पैदा होते हुए ही लेकर आए हैं, वह ग्रह उनको अनुमोदित करते हैं कि इस व्यक्ति को, इस जातक को इस प्रकार का फल हमें प्रदान करना है। यह गोचर जो है, बिना गोचर के आप कोई भी चीज़ को प्रेडिक्ट करना यानी कुछ बड़ा हिस्सा ज्योतिष का पीछे छूट जाने के बराबर है। जब तक आपको गोचर सहकार्य नहीं करता है, जब तक महादशा सहकार्य नहीं करती है और जब तक आपके जन्म के ग्रह आपके साथ नहीं सहकार्य करते, तब तक किसी भी इवेंट को, किसी भी सिचुएशन को या किसी भी एक वाक्य को जन्म नहीं मिलता है। यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो बड़े गोचर वाले ग्रह है, जैसे कि 2.5 साल तक शनि महाराज होते हैं, 18 महीने तक राहु और केतु होते हैं, 12 महीनों तक गुरु का भ्रमण होता है, उसके बाद 45 दिनों तक मंगल का भ्रमण होता है एक राशि में से, उसके बाद बुध और शुक्र जैसे जो ग्रह है उनका करीबन 29 दिन से लेकर 1 महीने तक का भ्रमण होता है, सूर्य महाराज का 1 महीने तक का भ्रमण होता है और चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो हर 2-2.5 दिनों में अपनी राशि बदलता रहता है, इसीलिए उसको चंचल कहा गया है। और चंद्र के अनुसार हम हमेशा प्रश्न कुंडली का रुख देखते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राहु जो कि मेष राशि की अग्नि तत्व में है, वह मीन राशि के जल तत्व में प्रवेश करने जा रहा है। ऑलमोस्ट मैंने मेरे अनुभव में यह बहुत स्ट्रांगली अनुभव किया है कि जब भी ग्रह आपका गोचर करने वाला होता है अगली राशि या पिछली राशि में, तो ज़रूर वह आपको 3-4 महीने पहले ही उसका फल देने की शुरुआत कर देता है। यह मैं पिछले 7 सालों से मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने यह बात की है कि जब भी बड़ा कोई ग्रह गोचर करने वाला होता है तब आपको पहले से ही उसकी सभी जो रश्मियां हैं, आपके जीवन में जो भी वाक़ये होने वाले हैं, जो भी रचनाएं होने वाली है, वो होने की शुरुआत ऑलरेडी हो जाती है। तो यह जो मीन राशि में यानी जल तत्व में जब राहु जाता है, यानी कि गुरु की राशि में जब राहु प्रवेश करता है, तो राहु क्या होता है कि गुरु को अपनी तरह ढालने की कोशिश करता है और वह व्यक्ति को एक, जैसे हम बोलते हैं ना, गुरु राहु चांडाल योग की भी निर्मिति करता है। तो राहु क्या करता है, यहाँ पर जल तत्व में विलीन होने की कोशिश करता है, या हालांकि वह विलीन नहीं होता है, वह ऐसे आभास देता है
कि मैं विलीन हो रहा हूँ, क्योंकि जो राहु ग्रह है वह आभास का कारक है, वह इल्यूजन्स का कारक है, वह धुआंधार है। आप उसके आगे पीछे नहीं देख सकते हो, धुएं में वह खड़ा है, तो परछाई किसकी है या नहीं भी है परछाई, वह हम लोग भाप नहीं सकते। तो सबसे पहले यह राशि परिवर्तन में सबने यह सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोई भी निर्णय लेते समय आपने जल्दबाजी में कोई भी निर्णय को नहीं लेना है। देखिए, मैं यहाँ पर स्पेसिफिक यही राशि ऐसा नहीं बात करने वाली हूँ, मैं इन जनरल बात करूँगी, और अगर समय रहा तो मैं प्रत्येक लग्न अनुसार यहाँ पर ज़रूर बात करूँगी, अगर समय रहा तो जब मीन राशि में राहु का भ्रमण शुरू हो जाता है तो वह अग्नि से पानी में प्रवेश करता है, जो कि एक दूसरे के साथ बहुत कंपैटिबल, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ताना नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के स्वभाव में बहुत होने लगता है। हो सकता है व्यक्ति ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाए, या तो फिर ज़्यादा गहराई में सोचने लगे, या तो अचानक से चुप्पी साध लेता है। जातकों में यह अनुभव देखने मिलता है। हालांकि आपके कुंडली में यह मीन राशि कहाँ पर विराजित है, यह भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। मतलब मीन राशि आपके प्रथम भाव में है, दूसरे भाव में, यह देखना भी बेहद ज़रूरी बन जाता है। अब यह जो राहु है वह कहीं ना कहीं केतु के नक्षत्र से पसार होने वाला है, हो चुका है, कहीं ना कहीं कुछ चरण वो आगे बढ़ रहा है। तो ये सब जो नक्षत्र में इसका जो भ्रमण होने वाला है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि वो ऑलरेडी केतु की एनर्जी अपने साथ में ले आया है। वह ऑलरेडी जो मेष राशि के जो नक्षत्रों की एनर्जी है वह अपने साथ ले आया है, और वह जो मीन राशि के जो नक्षत्र है उसमें विलीन होने जा रहा है। यानी कि पहले वह केतु के साथ था, उसके बाद में वह मतलब कृत्तिका नक्षत्र बोलिए, भरणी नक्षत्र बोलिए, ऐसे कई नक्षत्रों के पास जाने के बाद वह कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी लेने के लिए मीन राशि में आ रहा है। हालांकि यह आपको एक अच्छी वैचारिक बुद्धि प्रदान भी करता है, यानी कि जिनको स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक में बहुत ज़्यादा रस है, इंटरेस्ट है, यह उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करने वाला है। 12 नंबर राशि जो है वह आपके 12वें भाव की राशि है। तो 12वां भाव जो है वह है खुला आसमान, ओपन स्काई जिसको हम लोग बोलते हैं। और खुले आसमान में इतनी सारी चीज़ें घटित होती है, सब हम देख नहीं पाते हैं, सबको समझ कर पाना कठिन है। परंतु जब राहु जैसा ग्रह जो कि फ्री बर्ड है, वह मुक्त पंछी की तरह वहाँ पर आवास करने के लिए ऑलरेडी ललायमान है, ऑलरेडी चलायमान है, और वह राह देख रहा है कि कब मैं वहाँ जाऊँ और अपने फल प्रदान करूँ। हालांकि जल तत्व की राशि है वहाँ पर, और पूरे साल में अलग अलग ग्रहों का भी वहाँ से भ्रमण होने वाला है। तो राहु के साथ किसी न किसी ग्रह की युति, योग, यह सब कुछ बनने ही वाला है। और सामने तो केतु ऑलरेडी कन्या राशि में आ ही रहा है। और यह जो राहु है वह जो अभी शनि महाराज कुंभ राशि में चल रहे हैं, उसके बराबर पीछे यह राहु का भ्रमण होने वाला है, यानी कि आगे शनि है। तो यह हमें सबसे ज़्यादा याद रखना है कि जिनका भी 12वीं स्थान से यह राहु का भ्रमण हो रहा है, यानी कि जिनका मेष लग्न है, उनके 12वें स्थान से यह भ्रमण हो रहा है, तो ज़रूर अपने जो कामकाज की जो स्थिरता है उसको बनाए रखने की ज़रूर कोशिश करें। बहुत ज़्यादा एकदम एंग्रीनेस, या तो बहुत गुस्सा करके, या तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने रोज़गार के बारे में, अपने रोज़मर्रा के जीवन के बारे में, अपने रिलेशनशिप में, अपने सहकारियों के साथ, जहाँ पर सहकर्मियों के साथ जहाँ ये काम करते हैं, यह निर्णय उन्होंने जल्दबाजी में नहीं लेना है। बुरा भी लग सकता है, परंतु अंत में सब भला होने वाला है। यह सबसे बड़ी चीज़ ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी चलने वाला
नहीं है। दूसरी एक बात यहाँ पर ऐसी है कि कहीं ना कहीं मेष लग्न वालों के लिए क्या हो रहा है कि जो गुरु की दूसरी राशि वो भाग्यस्थान में भी है, तो अगर आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हो, कहीं आपका प्लान बन रहा है प्रोफेशन चेंज का, या तो प्लान नहीं भी है फिर भी यह भ्रमण ज़रूर आपको ऐसा फल प्रदान कर सकता है कि आपका कहीं ना कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। या तो आप नेशनल मतलब अपने ही देश में आपका शायद स्टेट चेंज हो सकता है, या तो इंटरनेशनली भी आपका कामकाज बढ़ सकता है। यह बहुत ज़्यादा आपके प्रोफेशन के ऊपर यह राहु जो है वह काम करने वाला है और आपके भाग्य में बदलाव लाने वाला है। थोड़े से आप धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं हो फिर भी धार्मिकता की तरफ ध्यान दीजिए। पूजा पाठ 24 घंटा करना ज़रूरी नहीं है, परंतु योग साधना है, प्राणायाम करना है और रोज़मर्रा का जो एक खुले नेचर में जाके थोड़ा वॉक करना है, यह सब चीज़ें जो बहुत ही आसान है हमारे लिए, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अपने खाने पीने के तौर तरीके के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। वृषभ लग्न वाले जो लोग हैं और वृषभ राशि भी, तो फिर से कमेंट में आप कृपया मत लिखिएगा कि ये राशि है या लग्न है। यह राशि और लग्न दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। तो वृषभ वाले जो लोग हैं उनके 11वें स्थान से यह राहु का भ्रमण शुरू हो रहा है, जो दोस्तों का स्थान है। तो अचानक से नए मित्रों का मिल जाना है, अचानक से पुराने जो दोस्त रहे होंगे, अपने पसंदीदा लोग रहे होंगे, वह सबको आपको मिलने की संभावना है। नए रोज़गार के आपके सामने ऑप्शंस आ सकते हैं, परंतु ये समय ऐसा है कि आपने उसमें ज़्यादा ध्यान ना देकर थोड़ा और समय लेने के बाद आपने यह काम करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके डिसीजन गलत साबित हो सकते। अपनी सेहत का ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे कि चेस्ट रिलेटेड इश्यूज़, कफ होना, क्योंकि जल तत्व में राहु जा रहा है। या तो सेल्फ मेडिकेशन कर लेना, खुद से दवाइयाँ ले लेना, ये सब चीज़ों में आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। रिलेशनशिप के मामले में ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आप शादी के लिए आतुर हो तो ज़रूर अच्छे प्रपोजल्स आपके पास आ सकते हैं, और यह राहु के भ्रमण में शादी होने की भी संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती है। अगर आप इंटरनेशनली रह रहे हो या तो आपका विवाह अगर बाहर के देश के किसी व्यक्ति के साथ तय हो रहा है, तो यह लग्न आपको ज़रूर सक्सेसफुल साबित होने वाला है। मिथुन लग्न वाले जो लोग हैं उनका भाग्य स्थान यहाँ पर एक्टिवेट यहाँ पर भाग्य स्थान नहीं, यहाँ पर दशम स्थान एक्टिवेट हो रहा है, जो कि प्रोफेशन हाउस है, वहाँ पर राहु आ रहा है। तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी जो काम कर रहे हो आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर फिट नहीं हूँ या बहुत हेक्टिक काम है, मैं बदलाव करना चाहता हूँ, पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जब तक कि नया काम नहीं मिल जाता है, आपके मन के अनुसार नहीं मिलता है, तब तक पुराना काम नहीं छोड़ना है। आपके कलीग्स के साथ, आपके लोगों के साथ, सीनियर्स के साथ हो सकता है थोड़ा संभाषण में, थोड़ा कम्युनिकेशन में गैप रह सकता है, परंतु कई बार आपको ऐसा लगता है नहीं मैं अभी का अभी सब निर्णय नहीं, आपने तुरंत निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ के लेना। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि आगे चल के कुछ अच्छा मिलने वाला है, वो उसके लिए भी आपको बहुत सारी राह देखनी पड़े। तो मिथुन लग्न वालों ने यह बहुत ध्यान रखना है। हाँ, आपके बहुत ज़्यादा ट्रैवल्स हो सकते हैं। आप अगर कोई पेपर वर्क गवर्नमेंट की तरफ से है, उसकी अगर राह देख रहे हो तो ज़रूर यह आपके लिए सक्सेसफुल होने वाला है। आपके मैटरनल परिवार की तरफ से, यानी माता के परिवार की तरफ से आपका कहीं ना कहीं आना जाना लगा रह सकता है। तो ये एक अच्छा आपके लिए ट्रांजिट साबित होने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आपके सामने आने वाली, आपकी कमाई का ज़रिया अच्छे से बढ़ने वाला है। जो कर्क लग्न वाले लोग हैं उनका अभी भाग्यस्थान एक्टिवेट हो रहा है। तो भाग्यस्थान में मीन राशि में जब राहु का भ्रमण होने वाला है, तो अपने आप्तजनों के साथ, यानी कि अपने स्पाउस के, अपने जो जीवन साथी है उसके परिवार में, उसके भाई बहनों के साथ आपका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको बहुत सोच समझकर व्यवहार
करना है, पैसों का लेन देन हो, चाहे आपकी कोई मदद हो, बट आपको बहुत केयरफुल रहना है यहाँ पर। किसी प्रकार की अपेक्षा बहुत ज़्यादा करके आप मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि रिटर्न में वो लोग उतना आपको ना दे पाए। आपका ट्रैवल्स यहाँ पर हो सकता है, स्पिरिचुअल ट्रैवल्स होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हो सकता है कि आपको सेहत बनाने का और उसको मेंटेन रखने का यह बहुत सही समय है, क्योंकि तीसरा स्थान पे यह दृष्टि करने वाला है, क्योंकि केतु वहाँ पर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिकता और कहीं ना कहीं एक क्या बोलते साधना का आपको मन होने लगेगा, और उसमें आप विलीन हो सकते हो। आप मंत्र सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हो। जिनका सिंह राशि का लगन है, उनके 8वें स्थान से यह भ्रमण होने वाला है राहु का। तो अचानक से धन लाभ, अचानक से आपका शेयर या तो म्यूचुअल फंड्स जो कि लो में चल रहे हैं, वो उसके अच्छे खासे दाम आपको मिल जाएंगे। याद रखिए कि जैसे ही दाम बढ़ते तुरंत आपने उसको कैश करवा लेना है। ज़्यादा लालच में राह देखते मत बैठना, और बाद में अगर बढ़ता भी है तो उस पर दुख मत करना कि मैं नहीं लेता तो अच्छा था, क्योंकि जो आप निर्णय इस समय में लेने वाले हो वो आपका परफेक्ट निर्णय होने वाला है। बहुत बड़ी रकम आपने कहीं पर भी अटकानी नहीं है। शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में आपने ज़्यादा हाथ अपना डालना नहीं है। हाँ, अगर आपके कुंडली में बुध और गुरु बहुत अच्छी अवस्था में है तो आप अच्छे से किसी का ओपिनियन लेके आप ज़रूर इसके मामले में आगे बढ़ सकते हो और आप डिसीजन ले सकते हो। दूसरी एक बात ऐसी है कि कुटुंब में हो सकता है तनाव का स्थिति मौजूद हो आपके लिए गए निर्णयों के कारण, या तो कुटुंब को लेकर, परिवार को लेकर खर्चे बढ़ने वाले हैं। परिवार के साथ कहीं आने जाने का भी प्लान बन रहा है, यह भी आपके हॉरोस्कोप में आप देख सकते हो। बहुत सारी जो पेंडिंग चीज़ें हैं फैमिली को लेकर, कुछ ना कुछ करना बाकी है, उसमें आपकी बात आगे बढ़ सकती है। जो कि कन्या लग्न वाले लोग हैं, उनका सप्तम स्थान यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। सप्तम स्थान जो कि अपने साथी का स्थान है, वहाँ पर राहु आ रहा है। आपके खुद के घर में केतु आ रहा है, तो हो सकता है कि मूड स्विंग्स, आपके विचारों में तब्दीलता, चिड़चिड़ापन आना, या तो बहुत शांत हो जाना, बहुत गंभीरता से सभी चीज़ों को लेना, यह सब चीज़ें आ सकती। हो सकता है आपका जो स्पाउस है, आपका जो जीवन साथी है, उनके स्वभाव में बदलाव आ सकता है। थोड़ा सा लड़कपन हो सकता है, थोड़ी सी अनबन हो सकती है, परंतु अगर आप ठीक तरीके से वो अपने जीवनचर्या को बिताएंगे तो कोई भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आने वाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो गुरु महाराज है वो ऑलरेडी कैसा होने वाला है ना कि ये एक मध्यकर्तरी योग बन रहा है। जैसे कि आपके सप्तम स्थान में राहु का भ्रमण होने वाला है, आपके जो अष्टम स्थान में और जो छठे स्थान में वहाँ शनि और गुरु का भ्रमण चल रहा होगा। सभी के लिए ये होने वाला है, सभी लग्नों के लिए यह मध्यम कर्तरी योग की निर्मित हो रही है। तो राहु बराबर शनि और गुरु के बीच में है, तो बहुत ज़्यादा वो कोई बड़ी हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। थोड़ा गुरु से उनको दब के रहना पड़ने वाला है। अगर आपका शुक्र कंट्रोल में है और शनि कंट्रोल में, अगर आपका शुक्र कंट्रोल में नहीं, यानी कि आप अगर सभी अहिक चीज़ों के पीछे, मटेरियल चीज़ों के पीछे भागने लगोगे तो ज़रूर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि राहु का काम है आपकी दिशा भूल करना कई बार, और राहु ही आपको बड़े शिखर तक भी पहुंचा सकता है, बावजूद कि आप उसको किस तरीके से उसको मेंटेन करते हैं। हम जैसे हमारे शरीर को मेंटेन करते हैं, हमारे खान पान को, इसी प्रकार से हमारे ग्रहों को भी हमने नतमस्तक होके उनकी एनर्जी को, उनकी ऊर्जा को लेने की पूर्णतः कोशिश करनी है। तो कन्या लग्न वालों के लिए ये एक अच्छा समय है, जब आप अपने रिलेशनशिप के जो बहुत लंबे समय से अगर क्वेरीज चल रहे हैं तो उसको सुधार सकते हो। आपके पार्टनरशिप में अगर आपको कुछ काम का शुरू करना चाहते हो, आप अगर अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हो, तभी ये एक अच्छा समय है कि आप ये फैमिली बढ़ा सकते हो विद प्रॉपर गाइडेंस।
जो तुला लग्न वाले लोग हैं उनका छठा स्थान अभी एक्टिवेट हो रहा है राहु के भ्रमण के कारण। तो तुला राशि जो है बैलेंस्ड साइन मानी गई है। और छठे भाव में जब मीन राशि आती है तो कहीं ना कहीं राहु वहाँ पर आके आपको अचानक से पोस्ट पोजीशन, प्रमोशन, आपका डेस्क चेंज, आपका कामकाज में बदलाव, या तो नया काम सीखने की, नया अभ्यास करने की, पढ़ाई करने की, आपको कुछ नया सीखने की, जैसे कर्क वालों को भी आगे अभ्यास करने की, कुछ नया परिवर्तन लाने का, कोई आपके कामकाज के अंदर नया बुक्स लिखने का, उसी प्रकार से तुला लग्न वालों के लिए भी यह एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर बाहर जाने के लिए उत्सुक है, कहीं आपने वीज़ा का अप्लाई कर रखा है, तो उसके लिए भी यह एक बहुत ही अच्छा समय है। आपने अपनी सेहत का खास करके ध्यान रखना है। यहाँ पर सेम वाटर बॉर्न डिजीज़ की मैं बात करूँगी। पेट से रिलेटेड अगर कुछ कठिनाइयाँ हैं, तकलीफ़ है, तो उसको ध्यान रखिए। खान पान का यहाँ पर विशेष प्रकार से आप ध्यान रखिए। आँखों की चश्मा अगर नंबर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या तो कुछ ज़रूरत है, उसका ज़रूर आप यहाँ पर ध्यान रखिए। वृश्चिक लग्न वाले जो है तो उनका पंचम स्थान में राहु एक्टिवेट होने वाला है बहुत जल्द, थोड़े ही दिनों में हो रहा है। तो यहाँ पर आपके जो अफेयर या तो रिलेशनशिप है या तो कमिटेड रिलेशनशिप है, उसको संभाल के रखिए। हो सकता है कि जो दूर चले गए लोग हैं वो अचानक से रिकंसाइल होने की संभावनाएं बढ़ जाती। ज़रूरी नहीं है कि राहु हमेशा आपको ख़राब ही फल देने वाला है, राहु अच्छा भी फल देता है, क्योंकि पंचम भाव आपके पूर्व कर्म अनुसार भाव है। वहाँ पर माइनस प्लस सभी चीज़ें वहाँ पर विराजमान है आपके गत जन्म की और इस जन्म की। तो प्रारब्ध से निकलकर जब राहु का वहाँ पर एनर्जी आपको प्राप्त होता है तो ज़रूर एक अच्छा क्रिएटिविटी का भी निर्माण करता है। आप में अगर कुछ कला है तो यह समय है कि यह अच्छे से निखर के आएगी और आप उसमें प्रोग्रेस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अपनी दोस्ती में दरार ना पड़े उसकी सबसे ज़्यादा कोशिश करिएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए आपके प्रियजनों के साथ, आपके बच्चों के साथ। आपकी पढ़ाई में कोई भी निर्णय लेते समय किसी जानकार व्यक्ति या तो बड़े बुज़ुर्ग का ज़रूर आप आशीर्वाद लीजिए, उनका सहकार्य लीजिए और उनका एडवाइस लीजिए, ताकि आपका जो निर्णय है वह एक तरफ़ा ना हो। ऐसा ना हो कि मेरी मति मारी गई थी और मैंने कोई निर्णय ले लिया। ठीक है, तो जब धनु लग्न की हम बात करते हो तो चतुर्थ स्थान में आपका एक्टिवेट हो रहा है राहु। राहु चतुर्थ स्थान में आया, सुख स्थान में आता है। कहीं ना कहीं इमोशनल हाउस है, आपके जो मानसिक टेंडेंसी है, आपके जो विचार करने की क्षमता है। पंचम भाव भी मेंटल ट्रैवल्स का है, चतुर्थ भाव भी मेंटल ट्रैवल्स का है, कि आप जो सोच के तरंगे आप किसी और को भेजते हो या तो अपने आप को भेजते हो, उसमें बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। अगर आपका मूलतः कुंडली में राहु अच्छा है तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति होने की यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती है। आपकी माता की सेहत का ख्याल रखना है यहाँ पर, परंतु कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहिए। और एक बात है कि कामकाज में भी यह राहु ज़रूर बदलाव दे सकता है। हो सकता है कि आप नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह समय है 18 महीनों का जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो कुछ नए काम को, तो ये एक अच्छी बात है। मकर लग्न की अगर बात करेंगे तो आपके तीसरे स्थान से यह राहु का भ्रमण हो रहा है। और यह जो राहु का भ्रमण तीसरे स्थान में है तो यह फिर से मैं कहूँगी कि एक आध्यात्मिक तौर पर एक साधना, उपासना के लिए बहुत ही बेस्टेस्ट टाइम रहेगा। तीसरे स्थान में, छठे स्थान में, 11वें स्थान में हम हमेशा त्रिश्राय भाव जो है वहाँ पर हम हमेशा राहु और केतु दोनों को ही अच्छा मानते हैं। नॉट फॉर एवरीथिंग, परंतु कई चीज़ों के लिए हम इसको अच्छा मानते हैं। तो राहु तीसरे स्थान में ज़रूर आपको एक आध्यात्मिक उन्नति प्रदान कर सकता है अगर आप उसको ठीक तरीके से लेते हो उस चीज़ों को, क्योंकि आपके दूसरे भाव में ऑलरेडी शनि है, तीसरे भाव में आपका राहु का भ्रमण है और चौथे भाव में आपका
जुपिटर गुरु ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा है, तो ये बेस्टेस्ट टाइम है कि आप कठिन और सरल यह दोनों चीज़ों से आप गुजरने में माहिर होने वाला। हम सभी के लिए यह है, सिर्फ आपकी मीन राशि कहाँ पर आती है उस अनुसार थोड़ा सा फल आपका वेरी होता रहता है, और आपके बाकी के ग्रह कैसे आपको सपोर्ट करते हैं। और नवांशा में यह कहाँ से ट्रैवल करने वाला है। हालांकि शुरुआत में तो यह अपने ही जैसे नवांश रहता है वहाँ पर ट्रैवल करेंगे, क्योंकि जो भी राहु केतु होते हैं वो अंत की राशि से आगे जाते हैं, वो 1-2 से ऐसे आगे नहीं जाते, वो लास्ट राशि है उसको ही लेकर आगे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह मीन राशि में ही आपको उसका नवांशा में भी शुरुआत में भ्रमण दिखाई देने वाला है। आपकी अगर कुंभ लग्न है तो आपके दूसरे स्थान से राहु का भ्रमण शुरू हो रहा है, तो यहाँ फिनेंशियली आपको अगर आपका मूलतः राहु अच्छा है तो फिनेंशियली आपको यह बहुत अच्छा साबित हो सकता है। परिवार के लिए आपके खर्चे बढ़ा देगा, किसी भी कारणवश ये खर्चे बढ़ा सकता है, बच्चों के लिए बढ़ा सकता है, ट्रैवल्स के लिए बढ़ा सकता है, पढ़ाई के लिए बढ़ा सकता है, किसी सदस्य को अगर कोई ज़रूरत है घर में उसके लिए खर्चे बढ़ा सकता है। लेकिन फिनांसेस भी आपको आने की उतनी ही संभावना है। यह बहुत मैटर करता है कि आपके मीन राशि में कौन से ग्रह बैठे हुए, हम सभी के लिए मैटर बहुत ज़्यादा करता है कि कौन से ग्रह के साथ यह राहु का संयोग होने वाला है। हालांकि सभी ग्रहों के साथ जब भी राहु केतु आते हैं तो कोई ना कोई दोष की तो निर्मिति होने ही वाली है, इसीलिए हमें बाकी कुछ ना करते हुए सूर्य उपासना हमने करते रहना है। हम सभी ने सिंपल सूर्य को जल चढ़ाना है। सूर्य के 12 नाम अगर आपको पता है, हर रोज़ पूरे 18 महीने तक ये करिए तो ज़रूर यह जो राहु केतु का पीरियड है वह ऐसा नहीं कि तकलीफ़ें नहीं आने वाली है। जो विधि में लिखा है, जो कुंडली अनुसार कर्म लेकर आए हो वो फल मिलने ही वाला है, लेकिन उसको सहन करने की ताकत ज़रूर आपकी ये आध्यात्मिक जो अप्रोच है वो ज़रूर बढ़ा सकती है। तो कुंभ लग्न वालों के लिए ऐसा है कि अष्टम स्थान भी जागृत हो रहा है, वहाँ केतु ट्रांजिट कर रहा है। तो अगर आप अकल्ट में हो, अगर आप रिसर्च में हो, आप आगे पढ़ाई कर रहे हो, आप हायर स्टडीज़ में हो, यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। रिलेशनशिप में ज़्यादा ध्यान रखें, कुटुंब, परिवार, ससुराल, पार्टनरशिप, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और बाकी कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। और जिनका मीन लग्न है उनके तो लग्न से ही राहु का भ्रमण शुरू हो रहा है, तो ज़्यादा यहाँ वहाँ की सोचिए मत। मुझे ये आइडिया आया, मुझे ये आइडिया, अभी मैं ऐसा करूँगी, ऐसा करूँगा, या तो इसने मुझे ये एडवाइस किया अभी मैं यहाँ पैसा, नो, आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना है। शादी के लिए अगर कोई अच्छा वर वधू ढूंढ रहे तो ये बहुत अच्छा पीरियड है, सप्तम भाव एक्टिवेट हो रहा है। पति पत्नी मिलकर अगर राह देख रहे हैं वीज़ा मिलने की, बाहर जाने की, पेपर वर्क होने की, तो ये बहुत अच्छा समय है, आपका काम पॉजिटिवली यहाँ पर हो सकता है। और जैसे मैंने बताया, हम सभी ने सूर्य की उपासना लगातार हमने ज़रूर करते रहना है, और इससे क्या होगा कि जो केतु के एनर्जी से यह जो राहु गुज़र चुका है वो कहीं ना कहीं एक मतलब बुध की एनर्जी में मर्ज होने वाला है, शनि के एनर्जी में मर्ज होने वाला है, गुरु के एनर्जी में मर्ज होने वाला है, जो आपको अच्छा फल देने वाला है। तो इसीलिए कोई भी भ्रमण हो, गोचर हो, हमने एक उसको सरेंडर के भाव से नतमस्तक होके जब हम उसका स्वीकार करते हैं तो हमें हमेशा जो ग्रह है वो हमेशा आशीर्वाद देते हैं। मेरे फेसबुक का जो मेरा ग्रुप है, मेरा जो पेज है और मेरा जो वेबसाइट है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर ग्रहों को आप अपना दोस्त बनाएंगे तो ग्रह अपने आप आपसे बात करते। आप एक ग्रहों की पाठशाला में आप सिर्फ विद्यार्थी हो, ये सब हमारे टीचर्स है। जो भी ग्रह है ये हमारे गुरुजन हैं, हमारे टीचर्स है। जो भी उपग्रह है, उपग्रह है, जो नक्षत्र है, ये सब हमारे गुरुजन हैं, हमारी पाठशाला है। सिर्फ उनको नतमस्तक हो और उनको दोस्त अपना बनाइए, वो अपने आप आपसे बातें करने लगेंगे। और ये मेरा
स्व अनुभव से मैं आपको ये बात बता रही हूँ, क्योंकि वो जितना आपको आशीर्वाद प्रदान कर सकते, वो जितना आपको समाधान प्रदान कर सकते, उतना कोई भी नहीं दे सकता है। समाधान सिर्फ बहुत पैसा कमाने से, मैं इससे आगे चला गया, मैं उससे आगे चली गई, मैंने इसको मात दे दी, मैं आगे, उसको समाधान नहीं कहा जाता। जब आप अंदर से समाधानी होते हो, अगर आप एक जन के लिए भी कुछ कर पाए वो भी बहुत बड़ी बात है, और आप अगर 100 जनों के लिए कुछ करते हो अपने परिस्थिति अनुसार, वो भी उतनी ही बड़ी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, वो क्या करते हैं, यह इस भ्रमण में आप बिल्कुल मत सोचिए। नहीं तो जो शनि महाराज है उनको ये कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोलते सब अपनी अपनी मेहनत करो और आगे बढ़ो, मैं उस अनुसार फल दूंगा। तो डेफिनेटली राहु जो कि शनि महाराज से कहीं ना कहीं बहुत ही एक आसक्ति रखता है, बहुत ही दोस्ती रखता है, वह चाहता है कि मैं उनको खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करूं। तो जितना शनि महाराज को खुश रखोगे उतना आपका राहु भी प्रसन्न होगा। तो इसी के साथ मैं यह वीडियो का समापन करती हूँ, और अगले वीडियो में मैं केतु के बारे में बात करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सबका मंगल हो, may all be blessed. Namaste. Thank you.